दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड है उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि हमारे पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले रचनाएं लगी हुई हैं, हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण और काव्यशास्त्र तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन रचनाओं को हमने कभी पढ़ा नहीं है। इसलिए दोस्तों हमने सोचा कि पहले रचनाओं से शुरू करें, उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद गद्य साहित्य का विकास, फिर काव्यशास्त्र के जो टॉपिक लगे हैं, रस छंद अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और फिर हिंदी व्याकरण, ये हमारा क्रम रहेगा पढ़ने का। तो रचनाओं के क्रम में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। सभी 6 कहानियों का दोस्तों हम पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन कर चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चयनित कहानियाँ करके आपको मिल जाएंगी। सभी 6 कहानियाँ प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र। तो दोस्तों हमने गोदान उपन्यास का पूरे विस्तार उसके के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में सभी 36 भाग हैं जो गोदान उपन्यास के, सभी का अध्ययन कर चुके हैं और अपने इसी यूट्यूब चैनल पे सभी 36 भागों के वीडियो भी उपलब्ध करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और गोदान उपन्यास की प्लेलिस्ट खोलिए और सभी भाग संख्या 1 से दोस्तों सभी वीडियो में भाग संख्या पड़े हुए हैं, वहाँ से देखिए और सभी 36 भागों का अध्ययन करिए। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों हमने मैला आंचल उपन्यास, जो कि आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, इसका अध्ययन शुरू किया था। इसके क्रम में दोस्तों हमने इसके 25 खंडों का अध्ययन कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में। मैलांचल उपन्यास जो 50 से अधिक खंडों में है, इसके 25 खंडों का अध्ययन हम पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं। आज हम दोस्तों इसके 26वें खंड का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इसके 25 खंडों का वीडियो नहीं देखा है तो पहले दोस्तों 25 खंडों का वीडियो देखिए, उसके बाद 26वें खंड में आइए। सभी वीडियो में खंड संख्या पड़ा हुआ है, खंड संख्या 1 2 3 इस तरह करके पहले 25 खंडों का वीडियो देखिए, उसके बाद 26वें में आइए। क्योंकि आप लोग अगर डायरेक्ट 26वें में आएंगे तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और पढ़ने में मज़ा भी कम आएगा। इसलिए दोस्तों पहले 25 खंडों का वीडियो देखिए मैलांचल उपन्यास के, उसके बाद 26वें में आइए। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारा जो प्रयास है हिंदी विषय के लिए कि हिंदी विषय के लिए हम आप सभी लोगों को प्रामाणिक विषय वस्तु और पूरे विस्तार के साथ में सभी परीक्षाएं जितनी भी टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट की हो हिंदी विषय की दोस्तों, और नेट जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सभी की हम तैयारी आप लोगों को करवाएंगे और विषय प्रामाणिक विषय वस्तु हिंदी विषय की उपलब्धि ही करवाएंगे। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में भी। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों आते हैं अपने विषय वस्तु पर सीधे। मैलांचल उपन्यास खंड संख्या 26वां, बाबू हरगौरी सिंह। तो दोस्तों कौन? बाबू हरगौरी सिंह राजपारबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए। तो अभी तक दोस्तों कौन थे तहसीलदार राजपारबंगा के? विश्वनाथ जी, जो कायस्थ टोली वाले थे, कमली के पिताजी, वे दोस्तों थे अभी तक तहसीलदार। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको अब तहसीलदारी में कह रहे हैं कि कोई मज़ा नहीं है, बेकार की नौकरी है, तो इस्तीफा दे के चले आए थे। बहुत मनाए लेकिन माने नहीं। तो उनकी जगह में दोस्तों कौन हुए हैं? बाबू हरगौरी सिंह राजपारबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए। बेतार का खबर, बेतार का खबर देखो किसको कहते हैं दोस्तों? रेडियो को। तो बेतार का खबर सुमिरित दास सबों को कहता है। क्या कहता है दोस्तों सुमिरित दास? सबों को कहता है, देखो देखो कायस्थ के जूठे पत्तल में राजपूत खा रहे हैं। तहसीलदार अभी तक कौन थे तहसीलदार? तहसीलदार विश्वनाथ बाबू को राजपारबंगा के कुमार साहेब ने बुलाकर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन तहसीलदार ने कहा थूक फेंक कर चाटना आदमी का काम नहीं, तहसीलदारी में अब क्या मजा है, अब तो यह सूखी हड्डी है। वास्तव में अब तहसीलदारी में कोई मजा नहीं रह गया है, जमाना बदल गया है। तहसीलदार साहब के बाप, तहसीलदार साहब के दोस्तों, तहसीलदार साहब के बाप देवनाथ मल्लिक सिर्फ 5 रुपये माहवारी पर बहाल हुए थे, लेकिन ऊपरी आमदनी 3 साल बीतते बीतते 80-90 बीघे धनहर धान की खेती वाली जमीन के मालिक बन गए। आदमी की ऊपरी आमदनी ही असल आमदनी है।
और तहसीलदारी रोब का क्या पूछना। तहसीलदार के खेत में मजदूरी करने वालों को कभी मजदूरी नहीं मिलती थी। राज पारबंगा के राजा तो तिरहुत में रहते थे, उन्हें किसी ने कभी दिन देखा भी नहीं। असल राजा तो बूढ़े देवनाथ मल्लिक ही थे। तो दोस्तों, विश्वनाथ बाबू के पिताजी का क्या नाम था? देवनाथ मल्लिक, याद रखिएगा। असल राजा तो बूढ़े देवनाथ मल्लिक ही थे। उस समय कटिहार शहर ठिकाने से बसा भी नहीं था। बूढ़े तहसीलदार साहब अपने सलीम शाही जूतों के तल्ले में ही कांटिया पुरैनिया से ठुकवा कर मांगते थे और 3 महीने में ही काटिया झड़ जाती थी। सुनते हैं वे बोलते बहुत कम थे, कान से कुछ कम सुनते थे, और जब बोलते थे तो मारो मारो साले को 10 जूता। कमला नदी के बगल में जो गड्ढा है उसी में जोंक पाल कर रखा था। जिसने तहरीर तलबाना या नजराना देने में देर की, उसे गड्ढे में 4 घंटे तक खड़ा करवा दिया। पाँव के अंगूठे से लेकर जांघ तक मोटे मोटे जोंक घुंघरू की तरह लटक जाते थे। वह जमाना तो बूढ़े तहसीलदार के साथ ही चला गया। जब नील काठी के साहिबों के भी जुल्म से ऊबकर जगह जगह किसानों ने बलवा करना शुरू किया, तो जमींदारों ने अपने तहसीलदार और पटवारियों को गुप्त रूप से हिदायत दी, ज़्यादा जोर जुल्म मत करो। विश्वनाथ बाबू ने भी अच्छी तरह ही निभाया। रैयतों पर विशेष जोर जुल्म करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके पूर्वजों ने रैयतों के दिल और दिमाग पर तहसीलदार की ऐसी धाक जमा रखी थी कि उन्हें विशेष कुछ नहीं करना पड़ता था। कहावत मशहूर है, जमदूत थोड़ा मोहलत भी दे सकता है, पर तहसीलदार नहीं। हर बार तमादी के पहले जनरल मैनेजर डफ साहब का खीमा आता था। खीमा आने के पहले ही बगैर जोत जमीन वाले आदमी भी गांव छोड़कर नेपाल के जिले मोरंग भाग जाते थे। कोठी के बगीचे में 50 छोटे बड़े तंबू और सामियाने तान दिए जाते थे। 50 सिपाही, 4 हाथी, मोटर गाड़ी, खानसामा, बावर्ची, नाई और धोबी 5 गांव की बैलगाड़ियों पर खीमे के सामान लाद कर आते थे। इलाके भर के बदमाश और टेढ़े लोगों की फेहरिस्त तहसीलदार पहले ही बनाकर रखते थे। सुमित दास मोटे असामियों को चुपचाप एकांत में ले जाकर खबर सुना देता था, तुम्हारा नाम तो फेहरिस्त में सबसे ऊपर है। अरे सबसे ऊपर? सुनने वालों पर मानो वज्र गिर पड़ता था। जैसे भी हो, नाम तो कटाना ही होगा। फेहरिस्त बनाने के समय तहसीलदार साहब सुमित दास की भी राय लेते थे। सुमित दास साल भर की घटनाएं याद करते हुए लिखाता था, हाँ, अनंत पर्व के दिन रंजीत दूध लाने के लिए गया था तो गुअर टोली के सतकौड़ी ने झूठ बोलकर बर्तन वापस कर दिया था। भैंस सूख गई। कुंजर टोली के फरजंदिया ने करेला नहीं दिया था। तहसीलदार साहब ऐसे लोगों के नाम याद करते जिन्होंने राज के मुकदमे में गवाही देने से इनकार किया। दाखिल खारिज करवा कर तहसीलदार का नजराना हड़प गया। किन लोगों को पैसे की गर्मी हो गई है, कौन राह चलते ऐंठ कर चलते हैं, और पंचायत में उनके सिपाहियों के विरुद्ध किन लोगों ने गवाहियाँ दी है। डफ साहब खजाना वसूली से ज़्यादा महत्व देते थे राज के रोब को। राज का रोब ही असल चीज़ है, उनका कहना था। हमारा स्टेट में एक भी बदमाश को अब नहीं देखने मांगता। तुम हमारा तहसीलदार को झूठ बोलता, हमारा अमला झूठा, तुम साला का बच्चा सच्चा। चेटरू मांडाल माए बाप हाथ जोड़े एक अर्धनग्न आदमी थर थर कांपता हुआ खड़ा हुआ। तुम मुकदमा में गुआई क्यों नहीं दिया? माई बाप, हाँ, माए बाप का बच्चा सिपाही चाबुक देगा। सपाक 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 कोड़े बरसने लगते। सी, तुम टेटरी आए, राजपट आए, तुम हमारा तहसीलदार से नहीं जीत सकेगा, हम तुमको बेइज्जत करेगा बदमाश। और इसके बाद साल भर तक इलाके में अमन चैन का राज। तहसीलदार साहब के डर से लोग थर थर काँपते रहते थे। लेकिन अब जमाना बदला ही नहीं है, साफ उलट गया है। सिंह जी ने बहुत कोशिश पैरवी करके हरगौरी सिंह को तहसीलदारी दिला दी है। किसने दोस्तों दिलाई है? देखिए, सिंह जी ने बहुत कोशिश पैरवी करके हरगौरी सिंह, जो राजपूत टोली का है, हरगौरी सिंह को तहसीलदारी दिला दी है। मैनेजर साहब को पूरे 400 रुपये की सलामी दी गई। किसको दोस्तों? मैनेजर साहब को पूरे 400 रुपये की सलामी दी गई। सुना है बही बस्ता लेते समय ही छींक पड़ गई है। अब नए तहसीलदार की तहसीलदारी कैसे चलती है देखना है।
राजपूत टोली का बच्चा बच्चा खुश है। शिव शक्कर सिंह सबों से कहता है, हरगौरी एक गिलास और पढ़ लेता तो मैनेजरी धरी थी। काली कुर्ती वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में समझा रहे हैं, जिस तरह यह तहसीलदारी कायस्थों के हाथ से राजपूतों के हाथ में आई है, उसी तरह सारे आर्यावर्त के राजकाज का भार हिंदुओं के हाथ में आएगा और उस दिन आर्यावर्त के कोने कोने में हिंदू राज की पताका लहराएगी। ज्योतिकी जी सलाम देते हैं, बिना लक्ष्मी की पूजा किए बही बस्ता में हाथ नहीं लगाया जाए। शुक्रवार को शुभ दिन है, कार्यारंभ, यात्रा, गृह निर्माण आदि। बालदेव जी को बार बार अपने सपने की बात याद आती है। विशाल सभा, हरगौरी माला पहना रहा है लक्ष्मी को, हरगौरी माला पहना रहा है लक्ष्मी को। कामरेड कालीचरण और वासुदेव, कौन दोस्तों? कामरेड कालीचरण और वासुदेव अपनी पार्टी के मेंबरों से कहते हैं, पुराने तहसीलदार यदि नागनाथ थे तो यह नया तहसीलदार सांपनाथ है। पुराने तहसीलदार यदि नागनाथ थे तो यह नया तहसीलदार सांपनाथ है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही जालिम जमींदार के कठपुतले हैं। सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी साहब ने कहा है, लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। बावन दास के लिए यह गांव नया है, गांव के लोग नए हैं। वह अभी चुप है, ना जाने क्यों, उसका जी जाने क्यों उसका जी नहीं लमता है। चरखा सेंटर में सिर्फ चरखा करघा ही नहीं, बूढ़े लोगों को रात में पढ़ाया भी जाता है। औरतें और बच्चों को मास्टरनी जी पढ़ाती हैं और बूढ़ों को मास्टर जी। बूढ़ा विरंची दास 10 दिनों से का खा गा घा पढ़ रहा है, लेकिन का के बदले गा से ही ककहरा शुरू करता है। गा घा का खा। मास्टर जी हैरान है, क्या सचमुच ही बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता? तो ये था दोस्तों 26वां खंड। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे मैलांचल उपन्यास का 27वां खंड। तो देखते हैं दोस्तों 27वां खंड मैलांचल उपन्यास का। डॉक्टर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांतों से ही हमेशा मापने की कोशिश की थी। वह हंसकर कहा करता, दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों कमली जो तहसीलदार विश्वनाथ बाबू की बेटी है, वे दोस्तों प्रेम करती है डॉक्टर प्रशांत कुमार से। अब देखिएगा इनकी प्रेम कहानी कहाँ तक जाती है आगे। तो अब वह यह मानने को तैयार है, अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीड़ फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते हैं। वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा एड्रेलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी को कभी भूल नहीं सका। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। लेकिन डॉक्टर के वंश इतिहास पर काली रोशनाई पुती हुई है, जेल की सेंसर की हुई चिट्ठियों की तरह। काली रोशनाई से किसी हिस्से को इस तरह पोत दिया जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि उस हिस्से में कभी कुछ लिखा हुआ था। जन्म देने वाली माँ ने भी जिसे दूर कर दिया। अंधेरे में एक अभागिन माँ, दिल का दर्द और भयावनी छाया आकर हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को, रक्त के पिंड को एक पलक निहारती है, चूमती है। भयावनी छाया उसके हाथ से शिशु को छीन लेती है। माँ दांतों से होठ दबाए खड़ी रह जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को, अंधेरे में खड़ी सल्हूटेड तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की है। वह गला टीपकर मार भी तो सकती थी। खटमल को मसलने के लिए अंगुलियों पर जितना जोर डालना पड़ता है, उस 5 घंटे की उम्र के बच्चे की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उतने से जोर की ही आवश्यकता थी। माँ ऐसा नहीं कर सकी। शायद उसने चेष्टा की होगी, गले पर 1-2 बार अंगुलियां गई होंगी। सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा होगा और वह उसे सहलाने लगी होगी। उसने अपनी बेबस, लाचार और अभागिन माँ के मन में उठने वाले तूफान के झकोरे की कल्पना की है। वह अपने माँ की
वह अपनी माँ के पवित्र स्नेह का, अपराजित प्यार का जीता जागता प्रमाण है। किसी भी अभागिन माँ की कहानी सुनते ही मन उसकी भक्ति करने लगता है। पतिता, निर्वासित और समाज की दृष्टि में सबसे नीच माँ की गोद में वह क्षण भर के लिए अपना सिर रखने के लिए व्याकुल हो जाता है। किसी स्त्री को प्रेमिका के रूप में कभी देखने की चेष्टा उसने नहीं की। वह मन ही मन बीमार हो गया था। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो वह निश्चय ही बीमार है अथवा एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने एक नए मोड़ पर मुड़कर देखा। दुनिया कितनी सुंदर है। वह लोक कल्याण करना चाहता है। मनुष्य के जीवन को क्षय करने वाले रोगों के मूल का पता लगाकर नई दवा का आविष्कार करेगा। रोग के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में उसके नाम की चर्चा होगी। प्रशांत मेथड, प्रशांत रिएक्शन, WR की तरह PR लोग कहेंगे। WR की दोस्तों आर तरह PR कहेंगे, प्रशांत रिएक्शन कहेंगे। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसे माँ कहेगा? तब शायद माँ एक हास्यास्पद शब्द बनकर रह जाएगा। जानते हो, पहले माँ हुआ करती थी एक अर्धनग्न से भी कुछ आगे लड़की, टेलीकाफ के द्वारा अमेरिकन पेस्ट्री का घर बैठे स्वाद लेती हुई मुड़कर 3 कहेगी। प्री टेस्ट ट्यूब एज सी मुआ ट्यूब मुआ माँ, माँ वसुंधरा, धरती माता। माँ अपने पुत्र को नहीं मार सकी, लेकिन पुत्र अपनी माँ को गला टीप कर मार देगा। सस्य श्यामला, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, मैला आंचल। लेकिन धरती माता अभी स्वर्णाचल है। गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पूर्वैया हवा लहरें पैदा करती हैं। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में। कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। डॉक्टर को सभी चीजें नई लगती हैं। कोयल की कूक ने डॉक्टर के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की, किंतु खेतों में गेहूं काटते हुए मजदूरों की चेती में आधी रात को कूकने वाली कोयल के गले की मिठास का अनुभव वह करने लगा है। सब दिन बोले कोयली भोर भिन सरवा वावा, बैरिन कोयलिया आजू बोले आधी रतिया हो रामा आ, सूतल पिया के जगावे हो रामा आ। किसी के पिया की नींद न टूट जाए। गहरी नींद में सोए हुए पिया के सिरहाने पंखा झलती हुई धानी को डर है पिया की नींद न खुल जाए, सपना न टूट जाए। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहासा दौड़ रहा था, उसके अगल बगल आसपास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए कोई छांव नहीं मिली। उसने किसी पेड़ की डाली की शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही है। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहासा दौड़ रहा था, उसके अगल बगल आसपास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए कोई छांव नहीं मिली। उसने किसी पेड़ की डाली की शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही है। वह राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छाह में पड़ा नहीं रह सकेगा। मंजिल तक पहुंचने का यह कितना जबरदस्त रास्ता है, जो राही को मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वह क्षण भर सुस्ताने के लिए उदार छाया चाहता है। प्यार, सूतल पिया के जगावे हो रामा, पिया जग गए। धानी ने पिया को विदाई दी। पिया को जाना है हिमालय की चोटी को। ऊषा की प्रथम किरण ने छूकर स्वर्णिम कर दिया। आम के बागों में कोयल, कोयली, दहियल और बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए। खेतों में गीत की कड़ियां पुरवैया के सहारे उड़ती आती हैं और डॉक्टर के दिल में हलचल मचा जाती हैं। गेहूं की काटनी हो रही है। झुनाई हुई रवि की फसल की सौंधी सुगंध चारों ओर फैल रही है। डॉक्टर साहब, क्या है? जरा चलिए, मेरी बहन को के हो रही है। पेट भी चलता है जी। डॉक्टर तुरंत तैयार होकर चल देता है। पास ही के गांव में जाना है, डायरिया होगा, लेकिन सेलाइन
एपरेट्स भी ले लेना अच्छा होगा। 30 बार पेट चला है। बिछावन पर पड़ी हुई युवती पीली पड़ गई है। उसके हाथ पांव अकड़ रहे हैं। पेशाब बंद है। हैजा ही है। डॉक्टर सेलाइन एपरेट्स ठीक करता है। स्पिरिट स्टोव जलाता है। नॉर्मल सेलाइन की बोतल निकालता है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है और आखिर कह ही डाला, डॉक्टर साहब, यह जो जंगसेन दे रहे हैं इसका कितना होगा? छोटे जंगसेन का फीस तो 2 रुपया है। इतने बड़े जंगसेन का तो जरूर 50 रुपया होगा। क्यों 50 रुपया? डॉक्टर मुस्कुराता है। तो रहने दीजिए, कोई दवा ही दे दीजिए। दवा से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? बैल बेच डालो। डॉक्टर पहले की तरह मुस्कुराते हुए सेलाइन देने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर बाबू, बैल बेच दूंगा तो खेती कैसे करूंगा? बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। लड़की की बीमारी है। क्या मतलब हुजूर? लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। जंगल झाड़ डिग डिग डिडिग डिडिग डिडिग। कल सुबह को अस्पताल में हैजा की सुई दी जाएगी। सभी लोग, बाल बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द आकर सुई ले लें। डिग डिग डिडिग। गांव का चौकीदार ढोलहा दे रहा है। हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया, लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने ढोल दिलवाकर लोगों को सुई लेने की खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया। कुआं में दवा डालने के समय लोगों ने दल बांधकर विरोध किया। चालाकी रहने दो, डॉक्टर कूपों में दवा डालकर सारे गांव में हैजा फैलाना चाहता है। खूब समझते हैं। डॉक्टर ने बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के लोगों को खबर देकर बुलवाया। सहायता मांगी। यदि लोगों ने सुई नहीं लगवाई और कुओं में दवा नहीं डालने दी तो एक भी गांव को बचाना मुश्किल होगा। दोपहर को बालदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के मास्टर मास्टरनी जी डॉक्टर साहब के साथ दल बांधकर निकले और कुओं में दवा डाल दी गई। सुई देने की समस्या जटिल थी। कालीचरण ने कहा, एक बात, आज कोठी का हाट है। हाट लगते ही चारों ओर घेर लिया जाए और सबों को जबरदस्ती सुई दी जाए। जो लोग बाकी बची रहेंगे उन्हें घर पर पकड़ कर दी जाए। डॉक्टर को यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन बालदेव जी ने ऐतराज किया, किसी के इच्छा के खिलाफ जोर जबरदस्ती करना, क्या बेमतलब की बात बोलते हैं? चरखा सेंटर की मास्टराइन जी बालदेव जी की बात काटते हुए बोली, कालीचरण जी ठीक कहते हैं। बालदेव जी की कनपटी गर्म हो जाती है। यह औरत बोलने का ढंग भी नहीं जानती। नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। कोठारिन जी कितनी मीठी बोली बोलती है, और यह तो मर्दाना औरत है। चरखा सेंटर की मास्टरनी। बहुत महिला कांग्रेसी को देखा है। माए जी, तारावती देवी, सरस्वती, उखा देवी, श्रद्धा देवी, लेकिन कोई तो इतना कर्कश नहीं बोलती थी। कालीचरण जी ठीक कहते हैं, जबरदस्ती करना हिंसावाद नहीं तो और क्या है? कालीचरण जी ठीक कहते हैं, जबरदस्ती करना हिंसावाद नहीं तो और क्या है? कालीचरण के दलवालों ने हाट को घेर लिया। डॉक्टर साहब आम के पेड़ के नीचे टेबल पर अपना पूरा सामान रखकर तैयार हैं। कालीचरण एक एक आदमी को पकड़ कर लाता है। मास्टरनी जी स्पिरिट में भिगोई हुई रुई बाहें पर मल देती है और डॉक्टर साहब सुई गड़ा देते हैं। तहसीलदार साहब नाम लिखते जाते हैं। हाट में भगदड़ मची हुई है, लेकिन भागकर किधर जाओगे? चारों ओर सोशलिस्ट पार्टी का सिपाही खड़ा है। माई गे, हे बेटा काली, क्यों रोती क्यों है? हे बेटा, सारी देह में गोदना गोदने के समय देह में सही नहीं गड़ी थी। चलो, 750 लोगों को सुई दे दी गई है। अब जो लोग घर में रह गए हैं उन्हें कल सुबह ही सूरज उगने के पहले ही दे देनी होगी। डॉक्टर साहब कहते हैं, बीमारों की सेवा के लिए स्वयंसेवक चाहिए। कालीचरण अपने दल के 60 स्वयंसेवकों के साथ रात को अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बड़ी निडर है। वह भी सेवा करने के लिए अपना नाम लिखाती हैं। बावन दास हंसकर कहता है, मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे और कोई काम दीजिए। बालदेव जी चुप है, उनको हैजा का बहुत डर है। बालदेव जी चुप। बालदेव जी दोस्तों डरपोक है। हाँ, ये गांधी जी के भक्त है। हिंसावाद हिंसावाद इनके केवल इतना काम रहता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे 28वां। कालीचरण दोस्तों कुछ काम बहुत अच्छा करता है। सोशलिस्ट पार्टी का कालीचरण
कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे यहाँ सबको सुई दिलवा दिया, वहाँ देखिए महंत को महंती दिला दिया, रामदास को कालीचरण। ये 2 काम बहुत अच्छे उसने किए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 28वां भाग महिलाचल उपन्यास का 28वां खंड। डॉक्टर आदमी नहीं देवता है, देतवा देवता। तंत्रिमा टोली, पोलिया टोली, कुर्म छत्री टोली और रैदास टोली में सब मिलाकर सिर्फ 5 आदमी नुकसान हुए। घर घर में 1-2 आदमी बीमार थे, लेकिन डॉक्टर देवता है, दिन रात कभी एक पल चैन से नहीं बैठा। मास्टरनी जी भी देवी हैं, कालीचरण भी बहादुर है। कै और दस्त से भरे बिछावन पर लेटे हुए रोगी की सेवा करना, कपड़े धोना, दवा डालकर गंदगी जलाना आदमी का काम नहीं, देवता ही कर सकते हैं। 1 पैसा भी फीस नहीं ली और मुफ्त में रात रात भर जगकर लोगों का इलाज करते रहे। रेशम लाल कोयरी के इकलौते बेटे को जम के मुंह से छुड़ा लिया। रेशम ने डॉक्टर को खुशी खुशी एक गाय बख्शीश दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा अपने लड़के को इस गाय का दूध पिलाओ, दूध बिक्री मत करो, यह हमारी बख्शीश है। बावन दास भी अवतारी आदमी है, रात भर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खंजरी बजाकर गाते रहते थे। मालिक सीताराम सोच मन काहे करो, सीताराम सीताराम वंदे मातरम, मालिक सीताराम। भयावनी रात में जबकि आदमी अपनी छाया से डरते हैं, बावन का गीत डरे हुए लोगों को बल देता था। मालिक सीताराम सोच मन काहे करो, निर्बल के बलराम। ब्राह्मण टोली में 3 आदमी मरे और जोतकी जी की स्त्री तो दूसरी बीमारी से मरी। बच्चा अटक गया। कायस्थ टोली, संथाल टोली और यादव टोली में एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ। राजपूत टोली में 5-7 आदमी को रोग ने पकड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब ने सबों को बचा लिए। 15 दिनों के बाद कमली ने डॉक्टर की सूरत देखी है। कमली ने मन ही मन कितनी बातें गढ़ रखी है, वह रूठी रहेगी, बोलेगी नहीं। 15 दिनों में एक बार भी तो आते, रहने दीजिए, यही होता ना कि रोग का छूत मुझे लग जाता, मैं मर जाती, आपका क्या बिगड़ता। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी जो थी, रात भर खूब चाय बनाकर पिलाती थी ना, लेकिन डॉक्टर को देखते ही वह सब कुछ भूल गई। डॉक्टर का चेहरा एकदम काला हो गया है, आंखें धस गई हैं। प्यारू ठीक ही कहता था, डॉक्टर साहब दुनिया भर को आराम कर रहे हैं, लेकिन खुद बीमार होते जा रहे हैं। खाना पीना तो एकदम कम हो गया है। कमली चाहती है कि माँ थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को अकेला छोड़ दे, आज वह डॉक्टर से लिपट जाएगी। कहिए हैजा डॉक्टर साहब। कमली हंसते हुए डॉक्टर के पास जाती है। हैजा डॉक्टर, सुनिए लड़की की बात जरा, मैं पूछती हूँ तुमसे कि तुम दिन दिन क्या होती जा रही हो। माँ डांटते हुए कहती है, वाह रे, रामपुर के बटैयादार लोग उस दिन आकर बाबूजी से पूछ रहे हैं कि हैजा डॉक्टर कहाँ रहता है। सुना था नहीं, लोग इन्हें हैजा डॉक्टर भी कहते हैं। कमला खिलखिलाकर हंसती है। माँ हंसते हुए चली जाती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, लोग हैजा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तुमको तो कहना चाहिए बेहोशी डॉक्टर। आहा, बेहोशी डॉक्टर की सूरत तो आज 15 दिनों बाद दूज के चांद की तरह देखने को मिली है और बात बनाते हैं। कमली मुंह फुलाती है। नहीं कमली, इस बीच मुझे बराबर यही डर लगा रहता था कि यदि तुमने कुछ गड़बड़ी पैदा की तो क्या होगा। तो मैं जानबूझकर बेहोश होती हूँ, क्यों? हाँ, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि बेहोश होने से ही बेहोशी डॉक्टर आता है। ओ डॉक्टर आवे ना मेरी बला से। अच्छी बात है, तो मैं चला। डॉक्टर साहब इतने दिनों बाद आए हैं, चाय बना देगी, सो तो नहीं बैठकर झगड़ा कर रही है, माँ अंदर से ही कहती है। कमली दांत से जीभ को दबाते हुए उठ भागती है। माँ सब सुन रही थी शायद। डॉक्टर ने इस बार आसपास के 15 गांवों का परिचय प्राप्त किया है, भयातुर इंसानों को देखा है, बीमार और निराश लोगों की आंखों की भाषा को समझने की चेष्टा की है। उसे मध्यवित्त किसानों की अंदर हवेली और बेजमीन मजदूरों की झोपड़ियों में आने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। रोगियों को देखकर उठते समय छींके पर टंगी हुई खाली मिट्टी की हांडियों से उसका सिर टकराया है। 7 महीने के बच्चे को बथुआ और पाट के साग पर पलते देखा है। उसने देखा है गरीबी, जिंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों और युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी है उसने। कमला नदी के गड्ढे में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, बड़े मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं, किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज हुई वे कुम्हला जाते हैं।
शाम होने से पहले ही पपड़ियाँ झड़ जाती हैं। कश्मीर के कमल और पूर्णिया के कमल में शायद यही फर्क है। और कमली तो राजकमल, मैं तुम्हें राजकमल कहूँगा और मैं तुम्हें प्रशांत महासागर कहूँगी। कमला ने आज अनजाने ही तुम कह दिया। प्रशांत महासागर में राजकमल नहीं खिलता, मैं कमला नदी का गड्ढा ही होना पसंद करूँगा। डॉक्टर हंसता है। कमली की बड़ी बड़ी आंखों की पलकें एक बार ऊपर उठकर झुक गई। तुमने मुझे आज तक अपना अस्पताल क्यों नहीं दिखलाया? तुम्हारे चूहे, खरगोश, सियार और नेवले, माँ और बाबूजी तुम्हें अस्पताल जाने देंगे? क्यों नहीं? तो आज ही चलो अभी। कमली डॉक्टर के साथ अस्पताल की ओर जा रही है। चैत का सूरज पश्चिम की ओर निष्प्राण सा पूर्णिमा के उगते हुए चांद का सा मालूम हो रहा है। दिन भर धू धू कर चलने वाली पछिया हवा गिर गई है। गांव के पनघट पर स्त्रियों की भीड़ आंखें फाड़कर इन लोगों दोनों को देखती है। झगड़े बंद हो जाते हैं, पानी भरना रुक जाता है। नज़र से ओझल होने के बाद फिर सबों के मुंह से अपनी अपनी राय निकलती है। कमली अब आराम हो गई। डॉक्टर साहब ने इसको बचा लिया। दोनों की जोड़ी कैसी अच्छी है। सतरलेना बायोस्कोप का एक किताब लाया है, उसमें ऐसी ही एक जोड़ी की छापी है, ठीक ऐसी है। डॉक्टर भी कायस्थ हैं क्या? कौन जात है, क्या जाने बाबा, इलाज करते करते कहीं क्या बकती है। सिर की गर्मी शाम को मैदान की हवा में ठंडी होती है। सिर की गर्मी शाम को मैदान की हवा में ठंडी होती है। जानती नहीं, मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल के छूट पर चले गए। आंचल पसार कर मन ही मन बोली, दुहाई कमला मैया। गणेश पास ही गुल्ली खेल रहा था, वह जोर से चिल्लाया, पुलाव से, साहेब आया पश्चिम छे मैम। साहेब बोले, गिटिल 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 पिटिल खिलखिल हंसे मैम। कमला और डॉक्टर ने उलट कर देखा। गणेश ताली बजाकर हंस रहा था। देखो नानी, साहेब मैम। दोनों ने हंसते हुए मौसी को प्रणाम किया। गणेश भागकर मामी के आंचल में छिप जाता है। कमली चिल्लाकर कहती है, अच्छा ठहरिए गोबर गणेश जी, अभी लौटती हूँ तो कान पकड़कर चांद दिखाऊंगी। तहसीलदार साहब रास्ते में ही मिले, हंसते हुए बोले, आज शायद यही पागलपन सवार हुआ था। अच्छी बात है, सुबह शाम की हवा में बहुत गुण है। सभी एक ही साथ हंस पड़े। कोठी के बाग में गुलमोहर की बड़ी बड़ी डालियां लाल लाल फूलों से जलती हुई हवा के हल्के झोंकों में हिल डुल रही थी। अमलतास के पीले फूल नववधू की पीली ओढ़नी की याद दिला रहे थे। योजन गंधा शाम की हवा में पागलपन बिखेर रही थी। शिरीष के फूलों की पंखुड़ियां मंगल आशीष की तरह छड़ रही थी। दोस्तों, शिरीष के फूल निबंध है, बताइए आप लोग किसका निबंध है? शिरीष के फूल बहुत प्रसिद्ध निबंध है हिंदी साहित्य का। अब आप लोग बताइए कि किसका निबंध है। तो मैं दोस्तों बता दे रहा हूँ, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ललित निबंध है ये, को पढ़िएगा, बहुत अच्छा निबंध है। तो शिरीष के फूलों की पंखुड़ियाँ मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी। मार्टिन ने बड़े जतन से फूल लगाए हैं। बाग लगाते समय उसने ऐसी ही शामों की कल्पना की होगी। बाहों में पड़ी हुई मेरी के लाल होठों की ताजगी को और भी प्राणमय बनाने के लिए पानी पाटने वाले मालियों पर वह कड़कते हुए बोला होगा, देखो एक भी गाछ सूखने पर 50 बेंट देगा। चैत की गोधूली में अपनी सारी तेजी खोकर सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना मुंह छिपा लिया था। दूर तक फैली हुई ताड़ों की पंक्तियां कुछ मटमैली कुछ सिंदूरी सी पृष्ठभूमि में गर्दन ऊंची करके सूरज को अतल गहराई में डूबते हुए देख रही थी। गाय और बैलों के साथ घर लौटते हुए चरवाहे सावित्री नाच का गीत गा रहे थे। आहे सखी चलू फुलवारी देखे हैं, देखिबो सुंदर रूप, नाना रसना फूल अनूप, चलू फुलवारी देखे हैं। गुलमोहर के लाल लाल फूल बुझ गए और अमलतास की पीली ओढ़नी ना जाने कब सरक कर गिर पड़ी, किंतु योजनगंधा अब भी पागल बना रही है। डॉक्टर देवता नहीं आदमी बनना चाहता है। एक जोड़ी निर्मल आंखों की पलकें जरा ऊपर की ओर उठी और फिर झुक गई। तो दोस्तों, ये था 28वां खंड मैलांचल उपन्यास का। अब दोस्तों, इसके आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे 29वां खंड मैलांचल उपन्यास का। तब तक आप लोग दोस्तों चैनल में बने रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई हैं सभी 6 कहानियों का अध्ययन करिए। गोदान उपन्यास के सभी 36 भागों का अध्ययन करिए
और महिला आंचल उपन्यास के जो 28 खंडों का वीडियो उसको देखिए दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं 29वें भाग में। तब तक आप लोग बने रहिए चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।